जादुई फूल का जादू। एक समय की बात है, लक्ष्मी नगर नाम के एक गांव में जेठालाल और सुदामा नाम के दो भाई रहते थे। छोटा भाई सुदामा जितना खुशदिल, दानी और दयालु था, तो वहीं बड़ा भाई जेठालाल हमेशा दूसरों से जलने वाला और खड़ूस इंसान था। छोटे भाई सुदामा की शादी को 1 साल पूरा होने वाला था। वो और उसकी पत्नी रेखा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुदामा मेहनत करके पैसे कमाता था और उसकी पत्नी रेखा घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। वैसे तो रोजाना सुदामा शाम को 6 बजे घर लौट आता था, लेकिन एक दिन वो रात को 10 बजे तक घर नहीं लौटा। रेखा ने सुदामा को फोन मिलाया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ था। रेखा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो अपने जेठ यानी कि सुदामा के बड़े भाई जेठालाल के घर मदद मांगने जाती है और बोलती है, भाई साहब, रात के 10 बज गई हैं, लेकिन सुदामा अभी तक घर नहीं आए। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो कि मैं सड़कों पर जाकर तुम्हारे पति को ढूंढूं? ये सब उम्मीद मत रखना तुम मुझसे। जेठालाल की ऐसी बातें सुनकर रेखा चुपचाप उनके घर से बाहर आ जाती है और मन में सोचती है, अब मैं कहाँ ढूंढूं इनको? मेरे तो दिल बैठा जा रहा है, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते रेखा घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे रास्ते में घर की ओर जाते हुए सुदामा दिखाई दिया। रेखा सुदामा को देखकर बहुत खुश हो गई और उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ जी, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था रेखा, परंतु तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बड़े भाई साहब के यहाँ गई थी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी, इसलिए उनसे मदद मांगने गई थी, परंतु उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वैसे आप ये फूल किस लिए लेकर आए हैं? ये फूल मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया हूँ। मतलब मैं समझी नहीं। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। ये फूल तो बेहद खूबसूरत है। मुझे तो लगा था सालगिरह का दिन आपको याद ही नहीं होगा। अरे याद क्यों नहीं होगा? तुम्हारे आने से ही तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई हैं। बातें करते करते दोनों पति पत्नी घर पहुंच जाते हैं। इसी तरह पति पत्नी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। परंतु उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और एक दिन जब सुदामा काम पर से घर लौट रहा था, तब एक तेज रफ्तार की गाड़ी आकर उसके पैरों से टकरा गई। इस एक्सीडेंट के कारण सुदामा अनिश्चित समय के लिए बिस्तर पर पड़ गया। डॉक्टर ने रेखा से कहा, देखिए, आपके पति ठीक हो सकते हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन की फीस 2 लाख रुपए है। जब इंतजाम हो जाए आप मुझे बता दीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इन्हें दवाइयाँ लिख देती हूँ। रेखा के सिर पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके पति को नौकरी करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। वो भला 2 लाख रुपए कहाँ से लाती? हमारे पास तो सिर्फ 50,000 ही जमा पूंजी है, मैं बाकी के पैसे कहाँ से लाऊंगी? रेखा मदद मांगने के लिए सुदामा के बड़े भाई जेठालाल के पास पहुंची। भाई साहब, आपको तो पता है हमारे घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर आपसे कुछ मदद मिल जाती तो अच्छा रहता। भगवान के लिए थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। तभी वहाँ जेठालाल की पत्नी आकर कहती है, देखो रेखा, अभी हाल में ही हमने अपने मकान की रिपेयरिंग करवाई है। सारे पैसे उसी में खर्च हो गए। हमारे पास तो खुद अभी 1 रुपया भी नहीं बचा है, इसलिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वैसे भी तुम्हें पहले से ही सोच कर चलना चाहिए था। मैंने सुना है देवर जी तुम्हारे लिए फूल लेकर आते थे। अगर उस वक्त फालतू पैसे खर्च ना करके पैसे बचाती तो आज तुम्हारे ही काम आता। रेखा समझ गई कि उसको जेठालाल और उसकी पत्नी से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। रेखा ने अपने मायके वालों से मदद मांगी तो रेखा के मायके वालों ने 50,000 रुपए की मदद की। इस तरह उसके पास 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। 1 लाख रुपए तो इकट्ठा हो गए, लेकिन 1 लाख रुपए और कहां से लाऊं? जब रेखा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो बेचारी अपने पति के लिए सड़क पर आते जाते लोगों से भीख मांगने लगी। मेरे पति का ऑपरेशन होना है, मेरी मदद कर दीजिए भाई साहब। बहन जी, आप मेरी मदद कर दीजिए ना। अरे जा जा, पता नहीं कहां से आ जाते हैं झूठ बोलकर पैसा मांगने। रेखा को सभी ठुकराकर जा रहे थे, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उसने रेखा से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो?
कोई परेशानी है क्या? अम्मा, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। उनके टांगे खराब हो गई है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1 लाख रुपए का तो इंतजाम हो गया है, लेकिन 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। इसलिए भीख मांगने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकती बेटी, लेकिन मेरे पास कुछ है जिससे तुझे बहुत मदद मिलेगी। तो मेरे साथ मेरे घर चल। चलिए अम्मा। उसके बाद रेखा बूढ़ी अम्मा के साथ उसके घर की तरफ जाने लगती है। चलते चलते काफी देर हो जाती है। तब रेखा बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा, हम कब से चले जा रहे हैं और कितना दूर है आपका घर? हम चलते चलते जंगल की तरफ आ गए हैं। बस थोड़ी सी देर और बेटी। उसके बाद रेखा और अम्मा दोबारा चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत का घर आ जाता है। वो कहती है, बेटी तू यहीं रुक, मैं अभी अपने घर के अंदर से कुछ लेकर आती हूँ। इसके बाद वो बूढ़ी औरत घर के अंदर चली जाती है और अंदर से एक गुलाब का फूल लेकर आती है और रेखा से कहती है, ये फूल तुम अपने घर ले जाओ बेटी, और जब किसी के प्रति अच्छा भाव यानी अच्छे विचार रखकर तुम ये फूल किसी को दोगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं समझी नहीं, किसी के प्रति अच्छा भाव रखने का क्या मतलब है? अच्छा भाव रखने का मतलब है किसी के बारे में बुरा सोचे बिना खुश होकर अगर आप उसे ये फूल देंगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसके बाद खुशी खुशी रेखा उस जादुई फूल को लेकर अपने घर पहुंची। सबसे पहले मैं ये फूल अपने पति को दूंगी। रेखा ने अपने पति को वो फूल दिया और कहा, मैं जल्दी से जल्दी आपके स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। जैसे ही सुदामा ने फूल अपने हाथ में पकड़ा, उसका पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। सुदामा बिस्तर से उठकर चलने लगा। ये तो चमत्कार हो गया रेखा, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। क्या इस फूल में जादू है? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। ये फूल मुझे एक अजनबी अम्मा ने दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी के प्रति अच्छा भाव रखकर ये फूल उसे दूंगी तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। इत्तेफाक से जेठालाल उस समय उनके घर ही आया था। उसने ये सारी बातें सुन ली। अरे वाह, अगर ये जादुई फूल मुझे मिल जाए फिर तो मुझे मजा ही आ जाएगा। मैं ये फूल अपनी पत्नी को दूंगा और मेरी पत्नी मुझे। इस तरह हम एक दूसरे को फूल देते रहेंगे और ढेर सारा सोना इकट्ठा कर लेंगे। जेठालाल दौड़ते दौड़ते अपने घर गया और अपने घर से 50,000 रुपए सुदामा के घर ले आया और बोला, अरे सुदामा, मुझे बहुत अफसोस है कि उस समय मैं तुम्हारे लिए रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें देने के लिए देखो 50,000 रुपए लाया हूँ। अरे भैया, अब तो मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, इसलिए इन रुपयों को आप अपने पास ही रखिए। तुम इतनी जल्दी बिना पैसों के कैसे ठीक हो गए? सुदामा ने जेठालाल को जादुई फूल के बारे में सब कुछ बता दिया। अरे सुदामा, कुछ दिनों के लिए वो जादुई फूल मुझे दे दो भाई, मैं तुम्हें कुछ ही दिनों में वो वापस लौटा दूंगा। अपने बड़े भाई की बात सुन सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, रेखा, जेठालाल भाई को वो फूल दे दो। लेकिन आप जब बीमार थे तब इन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की थी। छोटी छोटी बातों को भूल जाओ रेखा, और जेठालाल भाई को वो जादुई फूल दे दो। रेखा ने जेठालाल को जादुई फूल दे दिया। जेठालाल बहुत खुश होकर अपने घर पहुंचा। वो अपनी पत्नी को जादुई फूल देते हुए बोला, अरे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या? ये सब क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाकर दूंगी? जेठालाल पैसों के लालच में जादुई गुलदस्ते का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही भूल गया था। उसने अपने स्वार्थ का ध्यान रखा, परंतु दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखना वो भूल ही गया। तभी जादुई फूल से आवाज आई, तुम्हें इतना सारा पैसा नहीं मिलेगा। तुमने स्वार्थ दिखाया, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। देखते ही देखते जेठालाल एक कुत्ते में बदल गया। तभी उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। हाय राम, ये क्या हो गया? जेठालाल की पत्नी जादुई फूल लेकर सुदामा के घर पहुंची और सुदामा से बोली, देवर जी, मेरे पति अपने स्वार्थ के कारण कुत्ता बन गए हैं, जल्दी से कुछ कीजिए। भाभी, अपने मन में अच्छा विचार रखकर आप ये फूल मुझे दे दो।
जेठालाल की पत्नी ने सुदामा को फूल देते हुए आशीर्वाद दिया। हमेशा खुश रहो देवर जी। जेठालाल की पत्नी के ऐसा कहते ही जेठालाल वापस इंसान बन गया और फिर वो भी सुदामा के घर आ गया और उसने कहा, सुदामा, तुम ये फूल अपने पास ही रखो भाई, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया है। इसके बाद जेठालाल और उसके पत्नी अपने घर चले गए और सुदामा और उसके पत्नी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। सुदामा की पत्नी को आज तक पता नहीं चला कि वो अजनबी बूढ़ी अम्मा कौन थी और उसने उनकी मदद क्यों की। काशीपुर गांव में पिंकी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पिंकी जब 5 साल की थी तब उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी बूढ़ी दादी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ महीने पहले पिंकी की दादी माँ उसे छोड़कर चल बसी। अब पिंकी बिल्कुल अकेली हो गई। घर के आंगन में एक सेब का पेड़ था जो मरने से पहले पिंकी की दादी माँ ने लगाया था। अपना पेट पालने के लिए पिंकी ने पेड़ में लगे सेबों को बाजार में जाकर बेचने लगी। सेब बेचकर जो उसे पैसे मिलते उन पैसों से घर का खर्चा चल पाता था। पिंकी स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। वो हर रोज बगीचे में लगे सेबों को गरीब और अनाथ बच्चों में बांट दिया करती थी। उसी गांव में शकीरा नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। गांव के ज्यादातर लोग उस जादूगरनी से बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह पिंकी बाजार में रसीले सेब बेच रही थी। तभी वहाँ जादूगरनी शकीरा अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर बाजार में घूम रही थी। अचानक जादूगरनी शकीरा की नजर उन रसीले सेबों पर गई। वो तुरंत पिंकी के पास गई और बोली, ए लड़की, ये सेब ताजे हैं क्या? हाँ जादूगरनी जी, ये सेब एकदम ताजे हैं। आप एक बार इन्हें खाकर तो देखिए। ठीक है, ये सारे सेब तुम मुझे दे दो। अगर मुझे सेब पसंद नहीं आए तो फिर देखना। ठीक है जादूगरनी, आप ये सारे सेब रख लीजिए। मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। क्या कहा तूने? तुम मुझसे पैसे लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल, सारे सेब मुझे देकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे मैं चूहिया बना दूंगी। ये कहते हुए जादूगरनी शकीरा ने पिंकी के सारे सेब छीन लिए और अपने जादुई झाड़ू में बैठकर वहाँ से चले गई। पिंकी जादूगरनी के डर से कुछ नहीं कह पाई और दुखी होकर अपने घर लौट आई। उधर जादूगरनी शकीरा उन रसीले सेबों को लेकर अपने गुफा में पहुँची और मजे से बैठकर सेब खाने लगी। फिर अगले दिन जादूगरनी शकीरा की तबीयत खराब हो गई। लगता है कल उस लड़की के लाए हुए सेब खाकर ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर जादूगरनी पिंकी को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची। जादूगरनी शकीरा को वहां देखकर पिंकी घबरा गई। क्या हुआ जादूगरनी जी, आप सुबह सुबह मेरे घर पर? लड़की, तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। कल तूने धोखे से मुझे जहरीले सेब खाने को दिए, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई। इसलिए मैं तुझे सबक सिखाने यहाँ आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं हर रोज इन सेबों को बाजार में बेचती हूँ। इन सेबों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। शायद बाजार में आपने उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, जिस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन उस दुष्ट जादूगरनी ने पिंकी की एक ना सुनी और फिर जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी निकालकर जैसे ही घुमाया, पिंकी अंधी हो गई। अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब तू सदा के लिए ऐसे ही रहेगी। ये कहते हुए जादूगरनी वहाँ से गायब हो गई। उस दिन से पिंकी कुछ ना देख पाने के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। वो बिल्कुल लाचार हो गई। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। 2-3 दिन कुछ ना खाने की वजह से पिंकी भूख से बेहाल हो गई। मुझे कुछ नहीं खाए हुए 2 दिन हो गए हैं। अगर मैंने आज कुछ नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। क्या करूं? मैं एक काम करती हूं, घर से बाहर निकलकर किसी से मदद मांगती हूं। ये कहते हुए पिंकी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर निकली। पिंकी चलते चलते ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंची। पिंकी उस पहाड़ी से गिरने ही वाली थी कि तभी आसमान से गुजर रही रानी परी ने पिंकी को देख लिया।
लगता है इस बेचारी लड़की को दिखाई नहीं देता। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी। इतना कहते ही रानी परी तुरंत ही पिंकी के पास पहुंची और पहाड़ी से नीचे गिरने से पिंकी को बचा लिया। पिंकी को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। फिर वो घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? घबराओ नहीं बेटी, मैं रानी परी हूँ। तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं आना चाहिए था, अभी तुम पहाड़ी से नीचे गिर जाती। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम्हारी जान चली जाती। तुम्हें किसी को साथ लेकर आना चाहिए था। परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परी जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? नहीं तो मैं इस तरह जी नहीं पाऊंगी। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो बेटी? क्या बात है? मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। पिंकी ने रोते हुए रानी परी को सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद रानी परी ने पिंकी से कहा, ओह मैं समझ गई, तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो। शकीरा बहुत ही दुष्ट जादूगरनी है। पहले शकीरा जादूगरनी हमारे परीलोक में ही रहती थी। वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया करती थी, इसलिए हमने उसकी शक्तियाँ छीनकर परीलोक से बाहर निकाल दिया था। लेकिन लगता है उसने तंत्र मंत्र की विद्या से दोबारा से शक्तियाँ हासिल कर ली है और लोगों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहते ही रानी परी ने जैसे ही अपना हाथ पिंकी के हाथों के ऊपर रखा, पिंकी की आंखें फिर से ठीक हो गई। पिंकी अपनी आंखें वापस पाकर खुशी से झूम उठी। उसके बाद परी पिंकी के साथ उसके घर गई और घर के आंगन में जो सेब का पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ पर रानी परी ने जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और देखते ही देखते उस पेड़ के ऊपर एक विशाल सेब का घर प्रकट हुआ। ये देखकर पिंकी हैरान हो गई। रानी परी, ये क्या है? इतना बड़ा सेब मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इस सेब को देखकर लगता है ये एक सेब का घर है। हाँ, तुमने सही कहा, ये एक जादुई सेब का घर है और अब से ये सेब का घर तुम्हारा है। क्या सच में रानी परी? क्या ये घर मेरे लिए है? हाँ पिंकी, ये घर तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें जो चाहिए इस घर से मांग लेना, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। अब से तुम इसी घर में रहना और जब उस जादूगरनी को इस जादुई घर के बारे में पता चलेगा, वो जरूर यहाँ पर आएगी। तब ये जादुई सेब का घर उसे सबक सिखाएगा। तुम बेफिक्र होकर घर के अंदर जाओ, दुष्ट जादूगरनी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रानी परी का धन्यवाद कर पिंकी जब पेड़ पर बने जादुई सेब के घर के अंदर गई। जादुई सेब का घर बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल महल जैसा। पिंकी को देखकर जादुई सेब का घर बोला, बेटी तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अब तुम आराम से इस घर में रहना। उस दिन से पिंकी हंसी खुशी उस जादुई सेब के घर में रहने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उस दुष्ट जादूगरनी शकीरा को उस जादुई सेब घर के बारे में पता चल गया। अच्छा, तो रानी परी ने उस लड़की को जादुई घर दिया है। मैं अभी जाकर उस लड़की को मारकर उस जादुई सेब घर की मालकिन बन जाती हूँ। फिर दिखाती हूँ उस रानी परी को कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ये सोचकर जादूगर ने जब उस पेड़ पर बने जादुई सेब घर के पास गई और जैसे ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश की, तभी उस जादुई सेब घर से आवाज आई, मुझे पता है तुम कौन हो। यहाँ आने की तुमने हिम्मत कैसे की? अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो वापस लौट जा। तू जैसी दुष्ट और पापी का यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि मैं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हूँ। अभी भी वक्त है, वापस लौट। तू मुझे धमकी दे रहा है? लगता है तुझे अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। रुक जा, अभी तेरा घमंड चकनाचूर करती हूँ। ये कहते हुए जादूगरनी शकीरा ने जादुई सेब घर पर हमला करने के लिए जैसे ही अपनी जादुई छड़ी को घुमाया, तभी जादुई सेब घर अपनी जादुई शक्तियों से जादूगरनी के ऊपर आग के गोले बरसाने लगा, जिससे जादूगरनी की जादुई छड़ी जलकर राख हो गई। उसके बाद जादुई सेब घर ने उस दुष्ट जादूगरनी को उसी पेड़ के नीचे जिंदा दफन कर दिया। इस तरह उस दुष्ट जादूगरनी का अंत हो गया और पिंकी उस जादुई सेब घर में हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। जादुई सुनहरे झुमके की बारिश।
एक गांव में सविता अपने बेटे अंकित और बेटी वाणी के साथ रहती थी। सविता के पिता की मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पाता था। सविता दूसरों के घरों में काम मांगने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे नौकरानी का काम मिल जाता है। उसके बाद सविता धीरे धीरे पैसे जमा करने लगती है और उन पैसों से किराने की दुकान खोलती है। कुछ समय में ही उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। उसके बाद सविता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है। खुशी खुशी उनके दिन बीत रहे थे। थोड़े समय बाद अंकित हिमांशी नाम की लड़की को पसंद करने लगता है। हिमांशी बहुत ही लालची और कैरेक्टरलेस लड़की थी। अंकित अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं हिमांशी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, हिमांशी अच्छी लड़की नहीं है। आए दिन गांव वालों से मैं उसके बारे में सुनती रहती हूँ। मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी और उसी से शादी करवाऊंगी। वैसे भी अभी तेरी शादी की उम्र नहीं है, तो पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, उसके बाद मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। माँ, आप साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि आप मेरी खुशी नहीं चाहती? आपको तो बस अपनी बेटी ही अच्छी लगती है। अरे बेटा, ये तो कैसे बातें कर रहा है। मैंने कभी भी तुझ में और वाणी में कोई फर्क नहीं समझा है। एक माँ अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं कर सकती। चुप रहो माँ और अपनी नौटंकी बंद करो। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अंकित गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अंकित हिमांशी से शादी करके उसे घर ले आता है। माँ, आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी ना, लेकिन मैंने अपनी शादी खुद कर ली है। आज से हिमांशी यहीं रहेगी। सविता बहुत सीधी साधी थी, इसलिए हिमांशी को खुशी खुशी अपने घर की बहू बना लेती है। हिमांशी सविता और वाणी से दिन भर काम करवाती रहती थी। हिमानी खुद दिन भर आराम करती रहती थी, फोन पर गप्पे लड़ाती थी और अंकित से पैसे ऐड कर शॉपिंग करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सविता अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब तेरी बहन शादी के लायक हो गई है। अब इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करवा देनी चाहिए। अरे माँ, आप चिंता मत करो। मैं अपनी बहन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। अपनी सास और पति की बात हिमांशी सुन लेती है और अंकित के पास जाकर बोलती है, अंदर चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंकित हिमांशी के साथ अंदर कमरे में चला जाता है। ये कैसे बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ और बहन कितनी स्वार्थी है, आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और आप उन्हें अपनी माँ और बहन कहते नहीं थकते। नहीं नहीं हिमांशी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ और मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। इस घर में मेरी सिवा आपसे कोई प्यार नहीं करता है। मेरे सिवा यहाँ तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता है। तुम बहुत भोले हो अंकित, इसलिए सब लोग आपका फायदा उठाते हैं। कल को हमारा भी परिवार होगा, तब आप क्या करेंगे? आपकी माँ आपसे सब कुछ लेकर अपनी बेटी को देती रहेगी और आप अपने बच्चों के साथ कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगना, तब आपको अकल आएगी। फिर मत बोलना कि मैंने आपको पहले समझाया नहीं। लगता है तुम सही कह रही हो, पर अब मैं क्या करूं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम घर और दुकान का कागज बनवाओ और इस बुढ़िया से साइन करवा लेना। तुम सब कुछ अपने नाम पर नहीं, मेरे नाम से करवाना, ताकि उन लोगों को तुम पर शक ना हो। उसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम इन दोनों चालाक औरतों को घर से धक्के मारकर बाहर कर देंगे। अंकित कोर्ट में कागज बनवाने चला जाता है और शाम को कागज बनवाकर घर लाता है। माँ, ये मेरे कॉलेज के पेपर है, इन पर साइन चाहिए। आप इन पर साइन कर दीजिए। सविता बिना कुछ पढ़े उन पेपर पर साइन कर देती है। हिमांशी उनकी सारी जायदाद को अपने नाम करवा लेती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी मिलकर माँ बेटी का सामान पैक करने लगते हैं। माँ, वाणी, ये आप दोनों का सामान है। अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। अब तुम दोनों का यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, मेरा दिमाग पहले खराब था, लेकिन अब मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं आपको बहुत अच्छे से जान गया हूँ। मेरा टाइम बर्बाद मत करो और अपना सामान उठाकर घर से बाहर चले जाओ। नहीं बेटा, तू मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये सारी जमीन मेरी है, ये घर मेरा है। मेरे पति ने सारी जमीन मेरे नाम की है। अरे मेरा बस चले तो मैं तुझे अपने घर से धक्के मार कर निकाल दूं। ए बुढ़िया, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दे। ये सारी जमीन और जायदाद अब मेरे नाम पर है। ये देख पेपर। इतना कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों माँ बेटी अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। माँ, पुलिस स्टेशन चलिए, हम दोनों इन दोनों की कंप्लेंट करवाएंगे। नहीं बेटी, अंकित भी मेरी ही औलाद है।
और एक माँ अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहेगी। तभी दोनों माँ बेटी के पास एक औरत आती है और कहती है, बहन जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मेरी बेटी की बहुत जोर से तबीयत खराब है। मुझे उसके लिए दवाइयाँ खरीदनी है। अगर मैंने समय से दवाइयाँ नहीं दी तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी। मेरी मदद करो। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये झुमके हैं, आप ये रख लो। ये सोने के झुमके हैं, इन्हें बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। मेरे पास इतना ही है अभी। ये सब देखकर औरत बहुत खुश हो जाती है और तुरंत एक परी में बदल जाती है। मैं आप दोनों की परीक्षा ले रही थी। आप दोनों सच में बहुत महान हैं। खुद आपके सर पर छत नहीं है और आज आप मेरी मदद कर रहे हैं। परी अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई झुमका प्रकट करती है। ये जादुई झुमका है, इसे रख लो। ये हर रोज सोने के झुमके की बारिश करेगा। उन झुमकों को इकट्ठा करके तुम खूब सारे पैसे कमाना, हमेशा खुश रहना। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सोने के झुमके की बारिश होने लगती है। दोनों माँ बेटी झुमके उठाने लगती है और उन्हें बाजार जाकर बेच देती है, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलता है। थोड़े समय बाद दोनों माँ बेटी अपना बहुत बड़ा घर बना लेती है। दोनों माँ बेटी आराम से रहने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ हिमांशी अंकित को धक्के मारकर घर से निकाल देती है और किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। अब अंकित भी सड़क पर आ चुका था। एक दिन अंकित अपनी माँ और बहन को देख लेता है। अंकित अपनी माँ और बहन का पीछा करने लगता है और आखिरकार उनके घर तक पहुँच जाता है। माँ, वाणी, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये किसका घर है? ये हमारा घर है। और तेरी हिम्मत कैसी हो यहाँ आने की? चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चला जा यहाँ से बेटा, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। तूने धोखे से मुझसे सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और हम दोनों माँ बेटी को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी माँ और बहन आखिर जाएंगी कहाँ? अरे तो कल की आई लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया कि अपने परिवार को भूल गया। शर्म कर अंकित। मुझे माफ कर दो माँ, मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। आज मेरी आंखें खुल गई है माँ। अंकित अपनी माँ और वाणी को हिमांशी की सारी बातें बताता है। तेरे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, तो इसी लायक है। बहुत विश्वास था ना तुझे उस पर, तो आज हमारे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है? नहीं वाणी बेटा, गलती इंसान से हो जाती है। अंकित तो मेरा अपना बेटा है। दोनों माँ बेटी अंकित को माफ कर देते हैं और उसे अपने साथ अपने घर में रख लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।